अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम वीडी से भी डिनोट करते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद ताहिर एंड आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। Our YouTube channel is with the name of ABC of Pharmacology. This is my WhatsApp number. If you have any problem regarding pharmacology, the concepts of pharmacology, you can send your WhatsApp. And this is the official email of our channel. You can also send me email. तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करें कि ड्रग को जब इंजेस्ट करते हैं और जीआईटी में ड्रग आती है, उसके बाद हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाती है और लिवर से ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है 500 mg की टैबलेट इंजेस्ट की है, जिसमें फर्स्ट पास इफेक्ट हुआ है ड्रग का 25 mg और 75 मिलीग्राम की ड्रग लिवर में जाके मेटाबोलाइज हुई है। ठीक है, बिफोर इट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सो इट इज कॉल्ड फर्स्ट पास इफेक्ट। The remaining amount which has been reached to the blood in chemically unchanged form, this is called bioavailability of this drug. अब ब्लड के बाद बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। ये ड्रग ब्लड में आने के बाद, ये 400 आने के बाद, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी 400 है, केमिकली अनचेंज फॉर्म है, ये ड्रग अब जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज में, ऑर्गन्स में उनके अपने रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। वहाँ पे जाके इन रिसेप्टर्स के ऊपर ये एक्ट करेगी। अब रिसेप्टर्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। रिसेप्टर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। बल्कि ये फार्माकोकाइनेटिक का टॉपिक है, ये हम वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब इसमें मैंने दो तीन किस्म के रिसेप्टर बताए हुए हैं। जैसे ये एक सेल है येलो कलर का, उसकी सेल मेम्ब्रेन बताई हुई है और इसके ऊपर मैंने आयन चैनल का बताया हुआ है, सो इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ रिसेप्टर। फिर एक सेल बताया हुआ है जिसके अंदर एक रिसेप्टर है, दिस इज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। यानी जो स्टेरॉइड होते हैं या विटामिन डी होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो सारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। अब ये एक स्नेक लाइक रिसेप्टर बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करती हुई 7 टाइम या 7 पास रिसेप्टर इसको कहते हैं। इसकी भी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो ये ड्रग इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आने के बाद अपने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आ रही है। इसको कोई और मतलब वजह नहीं है इसकी, या ना इस ड्रग को कोई शौक है यहाँ पे आने के लिए। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे इसके रिसेप्टर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये ड्रग आएगी और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, सो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये देखें, एक एरो जो ब्लू कलर का एरो है उसमें ड्रग एक एरो से बताई हुई है, और दूसरी जो येलो कलर का जो लाइन है वो वापस ड्रग को लेकर आ रही है ब्लड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाने के लिए और वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में आने के लिए ड्रग को इस रूट को बताया हुआ है। सो इट इज द रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम ब्लड to the interstitial fluid. It is called the distribution of the drug. So it is the process by which the drug reversibly leaves the bloodstream and enters the interstitial fluid of the tissues. So this movement of a drug from blood to the interstitial fluid and from interstitial fluid to the blood, this movement of a drug is called the distribution of the drug. तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। आपने बगैर मेमोराइजेशन के अब इसको, इस डायग्राम को अपने माइंड में रखते हुए आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है। ये भी वही बताया हुआ है कि जब ड्रग आई एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद ड्रग प्लाज्मा में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाके डिस्ट्रीब्यूट हुई, और फिर उसके बाद अपने एक्शन पे जाके अपने रिसेप्टर्स के साथ जाके उसने इंटरेक्ट किया, ड्रग वापस आई और बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिवर में आने के बाद वापस मेटाबोलाइट या एज अ होल ड्रग एक्सक्रीट हुई। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन द इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी, या मैं जैसे एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग एट फिजियोलॉजिकल पीएच, ये हमने भी पढ़ा था। और पीकेए ऑफ द ड्रग पे डिपेंड करती है। एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये एक नई चीज़ है अब आपके लिए, हम नेक्स्ट इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे। टिश्यू बाइंडिंग कैपेसिटी या टिश्यू प्रोटीन्स क्या चीज़ होती है, ये हम पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर एंड differences in regional blood flow. So volume distribution क्या है? It is hypothetical
volume that is required to contain the entire drug in the body at the same concentration measured in the plasma. वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की जो फार्मूला है दैट इज द टोटल डोज एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन. सो वीडी, इसको हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को हम वीडी से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द टोटल डोज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय द सी इज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग. अब ये है क्या बेसिकली, इस पिक्चर से आप इसको समझें. It is the apparent or hypothetical volume because we are assuming that the entire drug that is administered is or would be in a single compartment, that is the plasma. Although it rarely happens, normally the drug is distributed into multiple compartments, thus it gives a calculated theoretical value. अब ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, ये एक अपेरेंट हाइपोथेटिकल एक फर्जी वॉल्यूम है जिसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो ड्रग आपने इंजेस्ट की है, जो ड्रग आपने कंज्यूम की है, आपने बॉडी में एंटर की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है उसकी, वो ड्रग सिर्फ ब्लड में ही रहेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, विच दैट इज रियरली हैपन्स. क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आप ड्रग को इंजेस्ट करते हैं, आप एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो ड्रग सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में नहीं रहती, सिवाय कुछ ड्रग्स के जैसे वॉरफरिन. बाकी उसने ड्रग में भी, ब्लड में भी जाना है, उसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी जाना है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी जाना है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में भी जाना है, थ्रू आउट द बॉडी उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है जहाँ जहाँ उसके रिसेप्टर पड़े हुए हैं. तो ये एक हाइपोथेटिकल फर्जी वॉल्यूम है ड्रग का, जो हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर की है वो सिर्फ प्लाज्मा में ही है, एक सिंगल कंपार्टमेंट में है, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि बहुत ही रेयरली ऐसा होता है. तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, वे ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. अब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक चार्ट बताया हुआ है जो आपने समझना है, कि हमारी बॉडी में जो टोटल बॉडी वाटर है दैट इज़ 42 लीटर इन 70 kg पर्सन में. उसमें इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है वो है 26 लीटर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है दैट इज़ 14 लीटर्स. अब इसको फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है, 14 को 10 में और 4 में. 4 इज़ दी ब्लड, जो प्लाज्मा में वॉल्यूम है फ्लूइड का दैट इज़ 4 लीटर, इंटरस्टिशियल वॉल्यूम है दैट इज़ 10 लीटर. ठीक है. सो फैक्टर्स को अगर आप इस चार्ट से याद करेंगे तब भी ठीक है, वरना ये इन दोनों की डिटेल है. लिपिड solubility, वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग. ये मैंने आपको बताया था कि जितनी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी डिस्ट्रीब्यूशन में, एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था, उतनी ही ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्बेबल होगी, उतनी ही उसकी ड्रग की ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी. ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी के साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत एक्वस सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए. पीकेए मैंने बताया था, ये ड्रग का होता है, ये हमें बेसिसिटी और एसिडिटी एसिडिटी ऑफ द ड्रग बताता है. डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये हम अभी डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे. अफिनिटी फॉर डिफरेंट टिश्यूज, ये भी नेक्स्ट पढ़ेंगे. फैट, जिसमें लीन बॉडी मास रेशो कितना है, यानी मसल कितना है और फैट्स कितने हैं. अगर कोई ज़्यादा बंदा ओबीज है तो उसमें ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हमें देनी चाहिए, क्योंकि फैट्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है, विच कैन वेरी फ्रॉम एज, सेक्स एंड ओबेसिटी. एज का मैंने बताया था कि छोटे बच्चों में और बुजुर्ग हैं जो मोर देन 60 ईयर्स हैं, उनमें ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन भी कम होती है, ज़ाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होती होगी. ठीक. डिजीज़ लाइक CHF, यूरीमिया, सिरोसिस, ये हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे. तो इस ये एक रिवाइज करने के लिए एक कंसाइज चार्ट है, ये आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इनकी डिटेल्स है. अगर आप ये डिटेल्स देखना चाहते हैं ताकि ये चीज़ें आपके ब्रेन में क्लियर हो सके, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. सो ड्रग बेस्ड फैक्टर्स पढ़ेंगे, फिर बॉडी रिलेटेड फैक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे हमने एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था. सो ड्रग बेस्ड फैक्टर्स क्या क्या है? एबिलिटी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अब ये वही है जो हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था कि जितनी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी उतनी ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूट भी ज़्यादा होगी, उतनी उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी. मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको बताया था कि स्मॉलर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग, the greater will be absorption and the greater will be distribution of the drug. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है कि कितनी ड्रग एब्जॉर्ब होगी. ठीक है.
अब जितनी अनआयनाइज्ड होगी, जितनी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, उतनी ही उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। एबिलिटी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, to cross the barriers just like blood brain barrier and placental barrier। ये मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि ये दो बैरियर्स, स्पेशली प्लेसेंटल बैरियर्स को समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब फीटस होता है और आपने कोई ऐसी ड्रग दी प्रेग्नेंट पेशेंट को, जिसकी जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस उसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा है, प्लस उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी ड्रग उस पेशेंट के फीटस को, उसके बेबी को जाके अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। सो एक्सटेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन को। एक्सटेंट ऑफ टिश्यू बाइंडिंग, ये अफेक्ट करती है एंड ड्रग इंटरेक्शन। सो बॉडी रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या हैं? ब्लड फ्लो ऑफ द ऑर्गन, size of the organ, transport mechanism of the system, pathological states, CCF, congestive cardiac failure, liver cirrhosis, pregnancy, and peak lipoproteins। So size of the organ। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो है ये बॉडी रिलेटेड फैक्टर्स हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। सो स्केलेटल मसल टेक अप द लार्ज अमाउंट ऑफ द ड्रग, जितनी किसी भी ऑर्गन की साइज ज़्यादा होगी, उतनी ही ड्रग की एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। ये याद रखना है आप लोगों ने। सही है, सिंपल सा एक जनरल कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो रीजनल ब्लड फ्लो क्या है? जितनी किसी भी ऑर्गन की ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स ज़्यादा होगी। सो हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन एंड अदर हाईली परफ्यूज organs receive most of the drug during the first few minutes after the absorption। ठीक है जी। Solubility, ability of the drug to cross the membrane, highly lipid soluble, low molecular size, and unionized drug crosses the cell membrane readily and well distributed। ये हम एब्जॉर्प्शन से ही मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ड्रग जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूलर साइज कम हो गया और अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, यानी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, वो ड्रग एब्जॉर्ब भी जल्दी होगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग? हमारे ब्लड में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, उनके साथ कुछ ड्रग्स आके इस तरह से अटैच हो जाती हैं। जैसे ये एक ड्रग में एक प्लाज्मा प्रोटीन मैंने बनाई हुई है वेस्कुलर कंपार्टमेंट में किसी ब्लड वेसल के अंदर, और ये जो येलो कलर के आपको ड्रग चार मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, ये इनके पॉकेट में आके फिक्स हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। तो warfarin is strongly bound to the plasma protein albumin which restrict the warfarin diffusion out of the vascular compartment। warfarin जो है बेसिकली एक ऐसी ड्रग है जो कि ब्लड में क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, एंटी कोगुलेंट ड्रग है। ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि एक ड्रग जो ब्लड में ही उसका काम है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही उसका ब्लड में है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट है, ब्लड वेसल्स में है, उसने ब्लड से बाहर क्यों जाना? ठीक है। तो वार्फरिन क्या होती है कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड होती है, तो ये ड्रग ब्लड के बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। अगर ये डिटैच होती भी है तो वापस रीअटैच होगी इसके साथ। इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी फ्री और बाउंड ड्रग्स का एक इक्विलिब्रियम होता है। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि कुछ ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ आके अटैच हो जाती हैं, उसके सरफेस के साथ आके, जिस तरह से ये बताया हुआ है, इसके साथ आके अटैच हो जाती है। अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने समझने हैं। लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाई वीडी एंड लो वीडी। लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि वो ड्रग्स जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, यानी दे आर टाइटली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, एग्जांपल वार्फरिन। ऐसी ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हाईली बाउंड होती हैं, हाई टाइटली बाउंड होती हैं, वो सिर्फ वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, यानी 4 लीटर्स ऑफ द ब्लड में ही रहेंगी। उसकी जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 4 लीटर होगी। अब दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा क्लोरोक्वीन की। ये ऐसी ड्रग है जिसकी पेरिफेरी में, यानी टिश्यू बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं टिश्यू बाइंडिंग कैपेसिटी, टीबीसी, या पेरिफेरल टिश्यू
बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी ये ब्लड के अलावा ये पूरी बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सो हाई बीडी टाइटली बाउंड टू द पेरिफेरल टिश्यूज, एग्जांपल क्लोरोक्वीन। अब इन दोनों का कंसेप्ट आप समझ लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि यहाँ से अब आपको समझ आएगी कि हायर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, जैसे क्लोरोक्वीन की मैं बात कर रहा हूँ, हायर द वीडी हायर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। जाहिर सी बात है कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इसकी ज़्यादा है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो पेरिफेरीज हैं, जो मसल हैं, टिश्यूज हैं, स्किन है, बोन है, नेल्स हैं, आप कोई भी ऑर्गन आप माइंड में आप सोचें, इनकी तरफ इस ड्रग की, क्लोरोक्वीन की जो अफिनिटी है ब्लड के अलावा बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी। सो हायर द वीडी, हायर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। लॉन्गर विल बी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्वीन। और ऐसी ड्रग्स जिनकी वीडी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे क्लोरोक्वीन है यहाँ पे, ऐसी ड्रग्स साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म पे अपना काम करने के बाद, अपने रिसेप्टर पे काम करने के बाद, इस ड्रग ने वापस आना है लिवर की तरफ मेटाबोलाइज होने के लिए। तो ऐसी ड्रग्स जिनकी वीडी ज़्यादा होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हुई और उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, ऐसी ड्रग्स बहुत कम आएंगी या उनको ज़्यादा टाइम लगेगा अपने साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म में, लिवर में आने के लिए। तो ऐसी ड्रग्स मेटाबोलाइज भी कम होती हैं, उनकी हाफ लाइफ यानी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी उसका ज़्यादा होगा और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा होगी। अब अब हम लो वीडी ड्रग्स की तरफ आते हैं। जिन ड्रग्स की वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे जो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स हैं, उनकी एक्सेप्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। अब यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ कि जिन ड्रग्स की वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, लोअर दी वीडी, लोअर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, शॉर्टर विल बी ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ दैट ड्रग। ठीक है, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स, lower the volume distribution, lower will be distribution of that drug, shorter will be the duration of the action of that drug because it is metabolized in the liver very efficiently and effectively। ठीक है, तो जल्दी आएंगी ऐसी ड्रग्स जिनकी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम है, डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ऐसी ड्रग्स का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ड्रग का वो कम है। उसकी वजह ये है कि ऐसी ड्रग्स लिवर में जल्दी आएंगी। क्यों? क्योंकि हाईली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है बॉडी में ऐसी ड्रग्स, उनकी वीडी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग हैं, उनकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो बहुत कम है, वो तो प्लाज्मा में है 4 लीटर में। लेकिन क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हाईली बाउंड है, इसलिए इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा। हालांकि उसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, ओनली 4 लीटर है। क्यों? क्योंकि ऐसी ड्रग्स इनएक्टिव होती हैं। ये अब आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स। ठीक है जी। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके साथ ये ड्रग्स लगी हुई हैं, ये ब्लू कलर की, ये एक दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके साथ रेड कलर के पॉकेट्स बने हुए हैं और ये रेड कलर के जो ड्रग्स हैं इनके साथ आके फिक्स हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपने समझना है कि ऐसी ड्रग्स जो जिनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली कम होता है, उनकी जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी जिनकी वीडी कम होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम होगा। और वो साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी लिवर में जल्दी आएंगी और उनका एक्शन जल्दी ख़त्म होगा, टर्मिनेट होगा, मेटाबोलाइज होके फ़ौरन से बॉडी से निकल जाएंगी। एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स, जो कि बॉडी में ज़्यादा देर तक रहती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड होती हैं और ज़्यादा देर तक रहती हैं और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ज़्यादा देर तक रहता है। और ऐसी ड्रग्स डिटैच होंगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ तभी लिवर में आएंगी मेटाबोलाइज होने के लिए। तो लिहाजा प्लाज्मा प्रोटीन ऐसी ड्रग्स को अपने से डिटैच नहीं होने देती। तो इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा होगा और साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म पे ये
कम आएंगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ऐसी ड्रग्स का ज़्यादा होगा। ठीक है। सो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं प्लस फीटस भी डिस्ट्रीब्यूट करता है उस ड्रग को। सो अल्टीमेटली देयर विल बी इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। सीसीएफ में भी यही होता है, लिवर फेलियर में भी ये होता है, और प्लूरल एफ्यूजन में जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं इन सब में टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एडीमा होता है और इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स होती हैं। ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में बॉडी में जो टोटल बॉडी वाटर है वो उसके इंक्रीज होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स भी ज़्यादा हो रही हैं। तो ये एक जनरल सी बात है, इसमें कोई ऐसी याद करने वाली बात नहीं है। दोनों पैथोलॉजिकल कंडीशन, एक प्रेगनेंसी है जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज हो रहा है। बाकी पैथोलॉजिकल कंडीशन है सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, हम सीवीएस में डिटेल से पढ़ेंगे। लिवर फेलियर में भी यही हो रहा होता है कि टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है। और प्लूरल फ्यूजन में भी जो लंग्स है उसमें पानी भरा होता है, जिसकी वजह से जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स है वो ज़्यादा हो रही होती है। अब व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स, अब ये मैं आपको बताना चाह रहा था पिछली स्लाइड में। अब देखें, एसिडिक ड्रग्स बाउंड करती हैं एल्ब्यूमिन के साथ, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है, बेसिकली ब्लड में मौजूद एक नॉर्मल प्रोटीन है। बेसिक ड्रग्स अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाउंड करती हैं। ठीक है। These drugs, which are plasma protein bound drugs, they are reversibly bound to the plasma proteins. What do you mean by reversibly bound to the plasma proteins? अब ये एक वेस्कुलर कंपार्टमेंट ब्लड वेसल मैंने बताया हुआ है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन बताई हुई है और ये चार किस्म के ड्रग मॉलिक्यूल बताए हुए हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब ड्रग डिटैच होती है अपने इस एक जो पॉकेट है ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर जो पड़ा हुआ है, उससे जब डिटैच होती है तो वापस ये ड्रग वापस आके रीअटैच भी हो सकती है। ठीक है। सो दिस अटैचमेंट एंड रीअटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड रीअटैचमेंट ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड रिवर्सिबली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। इसका मतलब ये है, वैस्कुलर कंपार्टमेंट में होते हुए वार्फरिन की एग्जांपल आप ये ले लें कि ये ड्रग जब डिटैच होती है, और इसने रहना इधर ही है क्योंकि इसका काम भी यही है वार्फरिन का, तो इसने वापस आके अपने ही इस जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड साइट है वापस आके इधर ही इसने अटैच होना है। सो देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन फ्री एंड बाउंड ड्रग। अब बाउंड ड्रग ये हैं, ये चार ड्रग मॉलिक्यूल हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वैस्कुलर कंपार्टमेंट में, कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब एक ड्रग है यहाँ से, ये डिटैच होके ड्रग आई है और इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके इसने अटैच होना है। तो जब ये बाहर निकलेगी तो इसको हम कहेंगे फ्री ड्रग। ठीक है। और ये क्या है, ये बाउंड ड्रग है। ये तीन कंपार्टमेंट, ये जो तीन ब्लड वेसल्स जो ड्रग के जो मॉलिक्यूल बताए हुए हैं, ये तीन आप समझ लें कि यहाँ पे बाउंड ड्रग्स हैं, और ये एक निकल के पेरिफेरी में आके अपने रिसेप्टर्स के ऊपर आके इसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है। तो तीन मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़े रहेंगे और तीन मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग्स यहाँ पे इस जो प्लाज्मा प्रोटीन है यहाँ पे इसके साथ अटैच रहेंगे। सो तीन बाउंड है, तीन जो है वो फ्री है। सो दिस इक्विलिब्रियम बिटवीन फ्री एंड बाउंड ड्रग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स। प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स आर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव। मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड होती हैं वो ड्रग्स इनएक्टिव होंगी फार्माकोलॉजिकली, ये एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी, ये अपने रिसेप्टर पे आके अटैच नहीं हो सकती जब तक ये अपने प्लाज्मा प्रोटीन के साथ डिटैच होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाके सेल्स में, टिश्यूज में अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच नहीं होती ये ड्रग। ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया था कि ये एक वजह है इसके लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का। जब ये ड्रग्स इनएक्टिव होंगी, इसके साथ टाइटली बाउंड होगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो ये लिवर में जाके बहुत कम जाएंगी। ऐसी ड्रग फ्री होगी, अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, वापस ब्लड में आएगी, तभी जाएगी लिवर में डिस्ट्रीब्यूट मेटाबोलाइट होने के लिए। ठीक है। इसका एक्शन टर्मिनेट करने के लिए। तो ऐसी ड्रग्स जिनकी
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, टाइट है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड होती हैं। ऐसी ड्रग्स साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म में कम जाती हैं और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है और कम एक्सक्रीट होती है और इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। हालांकि इनकी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, ओनली 4 लीटर है। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स आर नॉट मेटाबोलाइज, यही मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हाईली बाउंड होती है, टाइटली बाउंड होती है। प्लाज्मा प्रोटीन इज नॉट एक्सक्रीटेड, सो डिक्रीज क्लियरेंस। जब वो मेटाबोलाइज होगी, वाटर सॉल्युबल बनेगी, तभी जाके किडनीज के थ्रू ये बाहर निकलेगी। जब नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बॉडी में ही रहेगी। सो ट्यूबुलर एक्सक्रीशन इसकी नहीं होती। ये डिटेल में मैं आपको एक्सक्रीशन के टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स एक्ट एज अ रिजर्वायर, तो ये एज अ स्टोरेज हाउस के तौर पे काम करती हैं। जब भी पेरिफेरी में ड्रग की, फ्री ड्रग की ज़रूरत होती है, तो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्या होती है, डिटैच होके अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना काम करती है, एक्शन करती है। सो देर इज कंपटीशन बिटवीन द टू ड्रग्स में अकर फॉर द सेम बाइंडिंग साइट। अब ये ड्रग है, इसने यहाँ पे अटैच होना है, और ये जो पिंक कलर की ड्रग है, रेड कलर की, इसने भी यहाँ पे अटैच होना है। तो दोनों एक दूसरे के साथ compete करेंगी सेम बाइंडिंग साइट पे। These drugs have longer duration of life, duration of action and half life. मैंने आपको बताया था कि वो ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है, उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। तो जब तक वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रहेंगी, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगी, प्लस वो लिवर में जाके मेटाबॉलिज्म होने के लिए कम से कम जाएंगी, ना होने के बराबर जाएंगी। तो जब नहीं जाएंगी तो ऐसी ड्रग्स का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, और हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी। हाफ लाइफ क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट हाफ लाइफ का एक टॉपिक आएगा वहाँ पे डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रख लें, जिन ड्रग्स की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो टाइटली बाउंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है और हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। सो ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक रीड कर लें। ड्रग्स बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन के साथ होती हैं, जो एसिडिक ड्रग्स हैं, दीज आर बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, एनसेड्स, वेल्प्रोइक एसिड, फेनेटोइन, पेनिसिलिन। जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ होती हैं, जो बेसिक ड्रग्स हैं और इस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होती हैं, दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स, बुपिविकेन, लिग्नोकेन, इमिप्रामीन, मेथाडोन, प्राजोसिन, क्विनिडीन, वेरापेमिल। ठीक है। अब कुछ ड्रग्स की अफिनिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एज स्टोरेज इन द टिश्यूज। कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज के लिए, स्पेसिफिक सेल्स के लिए, स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए कुछ ड्रग्स की अफिनिटी होती है, प्रेफरेंस होती है वहाँ पे जाके अटैच होने के लिए, वहाँ पे जाके स्टोर होने के लिए। सम ड्रग्स हैव सेलेक्टिव प्रेफरेंसेस फॉर सर्टेन टिश्यूज अपार्ट फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। एग्जांपल स्केलेटल मसल्स में डिजॉक्सिन है, मिटामिन है, हेमिटीन है। ठीक है। लिवर में क्लोरोक्वीन है, किडनीज में क्लोरोक्वीन, डिजॉक्सिन, इमिटिन, थायराइड में आयोडीन है। तो ये एक चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ड्रग अक्रॉस प्लेसेंटा इज इम्पॉर्टेंट, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट पेशेंट को कोई भी ड्रग देने से पहले आपने किन बातों का ख्याल रखना है। सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग शुड बी डन केयरफुली सो द प्लेसेंटल बैरियर इन द फीटर इज नॉट वेल डेवलप्ड। जो प्लेसेंटा होता है, ये इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। तो कोई भी ड्रग जब आप देते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है, मदर की जो ब्लड है, प्लाज्मा है, बॉडी में जितनी भी फ्लूइड्स है उसमें जाके डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। साथ साथ प्लेसेंटा के थ्रू वो जाके न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब ने ट्रांसफ़र होना होता है थ्रू प्लेसेंटा इनटू द फीटस। तो वो ड्रग्स जो आप दे रहे हैं, जाहिर सी बात है प्लेसेंटल बैरियर इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ होता ऐसे केसेस में। तो आपने ख्याल से देना है कि वो ड्रग्स जो ज़्यादा टॉक्सिक है, फीटोटॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं, यानी वो ड्रग्स जो बेबी के लिए, फीटस के लिए टॉक्सिक है, खतरनाक है, ऐसी ड्रग्स आपने कभी भी नहीं देने हैं ऐसे पेशेंट को। हम एक पेनाडोल के अलावा, या वो भी वैसे देनी नहीं चाहिए, सिर्फ फॉलिक एसिड के अलावा हम कोशिश ये करते हैं कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स
जो पेशेंट है वो कोई भी ऐसी ड्रग इस्तेमाल ना करें जिससे उसके बच्चे को, उसके फीटस को कोई रिस्क हो। अब कॉन्जेनाइटल एनोमलीज का क्या मतलब होता है कि वो बर्थ डिफेक्ट्स जो ड्रग्स की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पॉसिबिलिटी होती हैं। अब ये देखें, सो ड्रग्स कॉजिंग कॉन्जेनाइटल एनोमलीज एग्जांपल थैलिडोमाइड। ये जब डिस्कवर हुई थी ये ड्रग, इसको एज अ स्लीप, एज अ सिडेटिव हिप्नोटिक के तौर पे लोगों ने कंज्यूम करना शुरू किया। तो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज ऐसी थी जिनको नींद की प्रॉब्लम होती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उन्होंने जब ये ड्रग इस्तेमाल की और उनके बेबीज डिलीवर हुए, तो इस तरह के शॉर्ट लिम्ब वाले बेबीज पैदा होने शुरू हो गए। सो थैलिडोमाइड प्रोड्यूसेस सील निम्ब, फेकोमिलिया इसको कहते हैं, छोटे हाथ। ठीक है। तो फिर ये डिस्कवर किया गया कि इस ड्रग की वजह से इस तरह की कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होती हैं, तो हमने अवॉइड करना शुरू किया प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बाकी क्या क्या ड्रग्स हैं जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर में भी जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं फीटस को? मॉर्फिन फीटल एस्फेक्सिया कर सकती हैं, यानी सांस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बच्चे में। डाइजिपाम हाइपोथर्मिया एंड हाइपोटोनी। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि उसकी बॉडी टेम्परेचर को कम करना, मसल की टोन को कम करना, हाइपोटोनिया। कार्बम कार्बामिजोल, ये एक एंटी थायराइड ड्रग है, फीटल गोइटर कर सकती है, enlargement ऑफ थायराइड ग्लैंड कर सकती है प्रेग्नेंट लेडी में, उसके फीटस के। सो व्हाट आर द फैक्टर्स which can affect the placental transfer of the drug? प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, जितनी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी उतनी ही ड्रग ज़्यादा प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी, डिलीवर होंगी। मॉलिक्यूलर साइज जितना छोटा होगा उतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स ज़्यादा होगी। जिन ड्रग्स की मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डेल्टन है वो इम्परमेबल होती हैं प्लेसेंटा को। जिनकी लेस देन 600 डेल्टन्स होती हैं वो हाईली परमेबल होती है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग होगी, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग, कम मॉलिक्यूलर साइज एंड प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, ये तीनों जब ज़्यादा होंगे, ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूलर साइज जितना छोटा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा होगी प्लेसेंटा में। तो ये सारे फैक्टर्स आपको माइंड में रखते हुए ड्रग को प्रिस्क्राइब करना है टू द प्रेग्नेंट वुमेन। व्हाट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और क्लिनिकली इम्पोर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है। होता ये है कि जब आप ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड में आती है ड्रग, और उसके बाद जो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन होते हैं जैसे लिवर, ब्रेन, किडनीज, लंग्स, उनमें सबसे पहले ड्रग जाती है। ठीक है। और वहाँ पे अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होती है टू द लेस वेस्कुलर बॉडी ऑर्गन्स, जैसे एडिपोज टिश्यू यहाँ पे इस डायग्राम बताया हुआ, स्केलेटल मसल्स। तो वो ड्रग्स जो हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स में यानी ब्रेन में अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद वापस आती हैं एडिपोज टिश्यूज की तरफ, लेस वेस्कुलर ऑर्गन की तरफ, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, यानी अपने सीएनएस में, ब्रेन में ड्रग का एक्शन होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसने वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होना है टू द लेस वेस्कुलर ऑर्गन्स। इस मूवमेंट ऑफ अ ड्रग को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो हम डिटेल से यहाँ से पढ़ते हैं। सो डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन टू द साइट ऑफ नॉन एक्शन। अब साइट ऑफ एक्शन से क्या मुराद है? इस ड्रग का एक्शन ब्रेन में जाके एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करना था। थायोपेंटोन की हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अब इसने अपने एक्शन परफॉर्म करने के बाद, साइट ऑफ एक्शन पे जाने के बाद वापस आके रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है अपने साइट ऑफ नॉन एक्शन के लिए, यानी लेस वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, लेस वेस्कुलर ऑर्गन में आके इसने रीडिस्ट्रीब्यूट होना है। सो एग्जांपल क्या है? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स गिवन इंट्रावीनसली और बाय इनहेलेशन initially gets distributed to the organs with high blood flow. Example: brain, heart, kidneys.
मैंने आपको बताया ना कि ये हाईली परफ्यूज जो ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले ड्रग ने वहां पे जाना होता है ताकि वो अपना एक्शन वहां पे जाके परफॉर्म कर सके। एग्जाम्पल हम लेते हैं थायोपेंटोल की। इट इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक बिकॉज आफ्टर रैपिडली acting on the CNS, exciting the CNS and getting redistributed to the fatty tissues, its action is rapidly terminated. अब इसका मकसद ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि थायोपेंटॉन ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब आप इंजेक्टेबल ये दे रहे हैं या इनहेलेशन के थ्रू आप दे रहे हैं, ये सबसे पहले ब्रेन में जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है, अपना एक्शन परफॉर्म करती है ये ड्रग। और अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद रैपिडली आती है एडिपोज टिश्यूज में, ताकि वहाँ पे इसकी जो एक्शन है वो टर्मिनेट किया जाए, उसके एक्शन को ख़त्म किया जाए, ताकि ये बॉडी से बाहर निकल जाए, यानी इसका एक्शन कम से कम रहे बॉडी में। ठीक है, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका। So the plasma concentration of these drugs fall and drug is withdrawn from these sites, यानी ब्रेन में थाइपेंटोन को ब्रेन से विड्रॉ किया जाता है and then gets redistributed to the less vascular but more bulky tissues like muscle and fats। ठीक है जी, ताकि उसका एक्शन क्या कर सके, अल्टीमेटली रीडिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट्स इन द टर्मिनेशन ऑफ द ड्रग। इसका मकसद यही है कि हमने ड्रग को ब्रेन से विड्रॉ करके एडिपोज टिश्यूज में लेकर आए ताकि उसका एक्शन खत्म हो सके। ठीक है जी। सो thus रीडिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एग्जांपल यहाँ पे हम थाइपेंटोन की लेते हैं, विच इज, ये हम सीएनएस में डिटेल से पढ़ेंगे। सीएनएस में हम ये जो एनेस्थेटिक्स हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, ये इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि थायोपेंटोन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन फिलहाल रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी जनरल फार्माकोलॉजी में आप इतना याद रख लें कि ये एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक है, जो कि अपने एक्शन एनेस्थीसिया दे के सीएनएस में ब्रेन को एनेस्थेटाइज करके फौरन से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फैटी टिश्यूज में, ताकि वहाँ पे इसका जो एक्शन है वो ख़त्म हो सके। अब ये कुछ ड्रग्स हैं, इनकी जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो है पर लीटर ऑफ 70 केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। जैसे हेपरिन है, उसकी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर्स पर 70 केजी है। एस्पिरिन की 11 लीटर्स पर केजी है, पर 70 केजी। तो ये मुख्तलिफ है, ये आप याद कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है, कोई कोई भी आपको प्रॉब्लम है को समझने में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और आप कमेंट्स कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।